हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो और जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे हो और जितने भी फार्मूलाज आप लोगों के दिमाग में हैं जस्ट गाइस एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, तो चलो क्या है, पहले हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, देखो आर जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज बाई करंट। ठीक है, तो ये हो गया आर समान वी बाई आई। याद हो गया, ये सबको याद है ये। देखो और ये होता है आपका वोल्ट, ये वोल्ट होगा वोल्ट बाई एम्पियर। ठीक है, वोल्ट बाई एम्पियर। और इसका जो यूनिट है ये ओम है, ओम आपको इस हिसाब से लिखा जाता है एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओ एच एम। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस की। सो गाइस क्या है कंडक्टेंस, मतलब होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का एकदम रेसिप्रोकल, यानी कि वन बाई आर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सी फॉर कंडक्टेंस एंड सी बराबर होता है वन बाई आर। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। अब जस्ट रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम, उसका जस्ट उल्टा कर दो, मतलब ओम वन बाई ओम, या तो आप ओम इनवर्स इसको बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओम इनवर्स बोलो या तो आप इस हिसाब से बोलो, देखो इसका इनवर्स हुआ है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो एम पहले लिखो, देखो लिखा हुआ है, उसके बाद एच लिखो, देखो लिखा हुआ है, और उसके बाद ओ लिखो, देखो एम ओ एम एच ओ, यानी कि मो हो गया। और इसका और एक यूनिट है जिसको हम लोग सीमेंस से पहचानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस के साथ ये जो लेंथ है, इसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो उसके साथ एक रिलेशन है। तो उस रिलेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं तो उस रिलेशन को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो रिलेशन ये बताते हैं कि आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई। अब देखो सारा टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, सारा टर्म्स मतलब आर क्या होता है, रो क्या होता है, ये रो होता है। ठीक है, उसके बाद एल क्या मतलब क्या होता है, फिर ए क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारी चीज देखेंगे। तो देखो एल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन सेंटीमीटर। ये जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दोनों के बीच में, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है, तो दोनों के बीच में जितना दूरी है वो कितना होना चाहिए, मतलब वो सेंटीमीटर यूनिट में जितना दूरी है एक्चुअल में। ठीक है, वो है आपका एल। अब ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मान के चलो आपका जो इलेक्ट्रोड्स है ये इस हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये होता है आपका एरिया। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो तो एरिया इसका मिल जाएगा। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, और ये एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब देखो रो जो होता है ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि जब आप एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर दूरी जो है दोस्तों 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तब उस टाइम जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, यानी कि एल बाई ए। ये जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में दूरी है और उसको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको डिवाइड कर देंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल कांस्टेंट आप लोग को मिल जाएंगे। इसका यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया यहाँ तक सबको? अब आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या क्या है। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब होता है आपका के, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। ठीक है, के मतलब कप्पा, यहाँ पर कप्पा यूज करते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं। और ये बराबर होता है वन बाय रो, यानी कि रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल कर दे, वन बाय कर दे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलता है। ठीक है, अब इसके साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, एल और ए का रिलेशन क्या है, तो ये आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो कि के बराबर सर ये होता है वन बाय आर इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है, अब देखो सेल कांस्टेंट के साथ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस का एक रिलेशन बना सकते हो, के बराबर होता है आपका सी इंटू सेल कांस्टेंट। ये जस्ट थोड़ा अरेंज करके ये सारा चीज मिल जाएगा इजीली। आप लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पर दिमाग यूज करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। अच्छा उससे पहले हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, लेमडा है दोस्तों, लेमडा इक्विवेलेंट, ये बराबर होता है आपका कप्पा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी पढ़े और ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिखो कि कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। ये जो है आपका नॉर्मलिटी में है इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे करके आप यहाँ पर लेमडा इक्विवेलेंट बता सकते हो। ठीक है, ये उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ये आ जाएंगे, यूनिट होगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ध्यान में रखना है। तो सारा चीज अगर यहाँ पर प्लेस करोगे तो मिल जाएगा। देखो
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो यूनिट आता है ये आता है आपका ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसका इनवर्स है। फिर से बता रहे हैं, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप जस्ट ओहम इनवर्स के प्लेस में सीमेंस बिठा दो, सीमेंस बिठा दो तो आपको ये मिलेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये चीज समझ में आ गया। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस की। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो बहुत अच्छे से लेमडा एम करके हम लोग इसको लिखते हैं और यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है 0.2000 बाय मोलारिटी। यहाँ पर जो नीचे में जो कंसंट्रेशन है ये आपको मोलारिटी में लेना होगा। अब देखो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट बहुत ही आसान है। क्या है कि ओम इनवर्स है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मोल इनवर्स होगा। थोड़ा यहाँ पर गौर फरमाइए कि देखो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है और यहाँ पर क्या है, मोल इनवर्स है। यानी कि ये जैसे कि मोलर कंडक्टेंस है इसीलिए यहाँ पर मोल इनवर्स लिखा गया है। ओके, अब देखो इसको ओहम इनवर्स के प्लेस में हम लोग सीमेंस लिखेंगे तो, और एक अलग तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आगे बढ़ते हैं, चलो क्या है, फॉर ए स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि बहुत सारे स्पेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसका एग्जांपल जैसे जो बहुत ही कम मात्रा में वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, आयन में फर्निश होते हैं। तो इन लोगों का एग्जांपल दो चार लिखा हुआ है पर देख लो, सिल्वर क्लोराइड AgCl का नाम बता सकते हो स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में, फिर बता सकते हो बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये लोग प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यू नो एक कंडीशन होता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर उन लोग आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो ये लोग प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है, एक इनसॉल्युबल मास जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं। अब देखो सॉल्युबिलिटी के साथ हम लोग मोलर कंडक्टेंस का कैसे एक रिलेशन बना सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बाय लेमडा एम नॉट। ये एम नॉट का मतलब ये है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हम लोग डाइल्यूशन को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, सॉल्यूशन को इनफाइनिटी में ले जाएंगे, तो उस हिसाब से ये चीज होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम लोग कोहलरास लॉ। ये कोहलरास लॉ क्या होता है? देखो ये कोहलरास लॉ होता है कि लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात अगर करेंगे हम लोग तो लेमडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, ये पूरा पूरी मतलब किसमें टूट जाएंगे ना, कैटायंस और एनायंस में। जैसे मान के चलो आपके पास CH3COOH है तो क्या होगा, लेमडा ऑफ CH3 COO माइनस प्लस लेमडा ऑफ क्या होगा H प्लस, ठीक है। जैसे NaCl है तो लेमडा ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा ऑफ Cl माइनस। तो एनायन और कैटायन में टूट जाते, स्प्लिट कर जाते हैं, तो ये होता है आपका कोहलरास लॉ, ठीक है। और ये दोनों आयंस मिलके टोटल जो कंट्रीब्यूशन देते हैं यहाँ पर कंडक्टेंस में, वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये कोहलरास इक्वेशन यूज करके हम लोग कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा बराबर होता है आपका लेमडा एम एट कोई भी कंसंट्रेशन में आप इसका बात कर सकते हो, लेमडा एफ सी कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन, और लेमडा एम नॉट मतलब कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तब। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या है देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर है फेराडेज लॉ। तो देखो फेराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या बोला गया कि वेट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास्ड थ्रू द सेल। यानी कि एक सेल है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को पास करवा रहे हैं, और करंट पास करते ही क्या होगा, एनोड में कुछ चीजें लिबरेट होंगे, ठीक है। तो जितना करंट हम लोग वहां पर पास करेंगे देखेंगे कि एनोड में उतना ही ज्यादा लिबरेशन हो रहा है, या तो आप कैथोड के हिसाब से भी बोल सकते हो कि कैथोड में कुछ चीजें सबमिट हो रहा है, तो जितना करंट भेजेंगे कैथोड में उतना ही चीजें जमा पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से हम लोग ऐसे मैथमेटिकल से लिख सकते हैं कि W जो होता है वेट है, जिस सब्सटेंस का जितना ज्यादा लिबरेट हो रहा है या तो डिपोजिट हो रहा है, वो है प्रोपोर्शनल टू IT के साथ। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा देंगे तो यहाँ पर जेड आएगा, जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसको आप ऐसा भी लिखो कि IT के प्लेस में आप Q लिख सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना है, W बराबर होता है ZIT या तो Z इंटू Q। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और I जो है करंट है, जो कि T टाइम तक हम लोग क्या करें उसको भेज रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो सेकंड फेराडेज लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
दो मेटल और उसका मेटल सॉल्ट लेके सेल बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग इस लॉ को अप्लाई करते हैं। एक सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। देखो तो क्या है कि दो मेटल है, मेटल ए या मेटल बी, तो क्या है कि यहाँ पर वेट ऑफ मेटल ए डिपॉजिट कितना होगा उसको देखेंगे। वेट ऑफ मेटल ए डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल बी डिपॉजिटेड, कितना मतलब कैथोड में डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके साथ बराबर होगा ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। देखो ये कितना मेटल ए का डिपॉजिट होगा, वो मेटल जो है ए उसका इक्विवेलेंट वेट के साथ ऐसे प्रोपोर्शनल में रहेंगे, और वेट ऑफ मेटल बी डिपॉजिटेड जितना होगा वो क्या होगा ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी के साथ ऐसे प्रोपोर्शनल में रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज के मान के चलो ए दिया हुआ है, यहाँ पर डिपॉजिटेड, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए आप फाइंड आउट कर लिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी फाइंड आउट कर लिए, तो आप ये बहुत इजीली बता सकते हो कि उसमें कैथोड में कितना बी डिपॉजिट करेंगे, कितना जो बी मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो 1 फैराडे बराबर होता है आपका 96,500 कूलम। ठीक है, सी फॉर वहां पर होता है कूलम होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। तो गाइज क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस होता है एटॉमिक वेट, ये आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय क्या करना है n इंटू 96500 यानी कि 1 फैराडे। आप ऐसे करके यहाँ पर बता सकते हो। n जो है दोस्तों यहाँ पर n आपका क्या है, n फैक्टर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स कितना लॉस कर रहे गेन कर रहे ये यहाँ पर होता है। ठीक है, n फैक्टर आप लोगों को ध्यान है कि एसिड जैसे H2SO4 के लिए n फैक्टर 2 होगा, NaOH के लिए आपका कितना होगा 1 होगा। ऐसे करके रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया जाता है, गेन किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो भी चेंज होता है उस हिसाब से हम लोग एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, और ऐसे भी करके आप बता सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। अगर देखो आप लोग ये एटॉमिक वेट के साथ अगर उसको एन फैक्टर द्वारा उसको डिवाइड करो तो उसका मतलब है आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस वहां पर पहुंच रहे हो। ठीक है, जैसे H2SO4 का अगर इक्विवेलेंट वेट आप मेजर कर रहे हो तो इक्विवेलेंट वेट पहले तो H2SO4 का मोलर मास ले लो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 49 हो जाता है। तो ऐसा करके एटॉमिक या तो एटॉम्स के हिसाब से कर सकते हो आप लोग कि वो वाला एटॉम, जैसे आयरन मान के चलो आयरन है, तो सिल्वर है, सिल्वर तो सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है उसको क्या करना है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उसका मेटल आयंस, तो उस हिसाब से जैसे Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स कर दो तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो देखो क्या होता है, एल्यूमिनियम 3+ होता है, तो इसको डिपॉजिट करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो यही चीज़ है, जैसे 3 से यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ई सेल जो होता है, ई सेल ये होता है ई सेल हम लोग इनॉट सेल, एक्चुअल में ये इनॉट्स हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाली है। तो इनॉट सेल हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों अगर रिडक्शन पोटेंशियल में है तो वैसे लिखेंगे, हाँ कैथोड माइनस एनोड दोनों वो रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये फॉर्मेट होता है, जैसे ई जिंक 2+ से जिंक हो जाएगा, ये रिडक्शन फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ई सेल को हम लोग इनॉट सेल को हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इनॉट E0 कैथोड माइनस E0 एनोड में। अब देखो लास्ट इक्वेशन आता है, जैसे कि कोई भी सेल है जिसका ई सेल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ई सेल बराबर होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग रिड्यूस स्टेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है, इसको और भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी सेल के लिए एक सेल रिएक्शन हो रहा है, जैसे ए मोल ए है, बी मोल बी है, उसके बाद प्रोडक्ट है, एक्स मोल एक्स बन रहा है, वाई मोल वाई बन रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो ये आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, ये देखो प्रोडक्ट साइड में है तो प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, और ये रिएक्टेंट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है इसका स्टोइचोमेट्रिक आगे में जो है वो पावर में आ जाएंगे, इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, जैसे थर्ड ब्रैकेट में x और उसको पावर में उसका जो भी है आगे में वो ऊपर में आ जाएंगे पावर में। ठीक है, जैसे y के आगे में छोटा y है तो कैपिटल Y को हम थर्ड ब्रैकेट में लिखे और छोटा y जो है ऊपर में आ गया है। फिर नीचे देखो a के पास आगे में छोटा a है तो छोटा a क्या है ऊपर आ गया है, और यहाँ पर b जो है उसके ऊपर छोटा b आ गया है। तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फ्री एनर्जी के साथ स्टैंडर्ड स्टेट में तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है
माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो इसका और भी है तरीका लिखने का, डेल्टा जी नॉट होता है आपका माइनस आर टी एल एन के मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एल एन के साथ भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो एल एन को अगर हम लोग हटाएंगे तो उसके प्लेस में एल एन के प्लेस में लॉग लिखा जाता है, तो एक फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है 2.303, ठीक है। तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के ये होता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे ई नॉट सेल होगा आपका आर टी बाई एन एफ एल एन के, ठीक है। अब देखो पूरा वैल्यू अगर प्लेस कर देंगे तो आर का वैल्यू, फिर टी अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो सारा चीज अगर प्लेस कर देंगे और एल एन को लॉग में भी कन्वर्ट कर देंगे तो 2.303 आएंगे, मतलब ये वाला फॉर्मेट आएंगे। उसके बाद सारा चीज फेराडे के वैल्यू अगर पुट कर देंगे, सारा चीज अगर पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.059। तो यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, 0.059 बाय एन, ठीक है, इंटू लॉग के, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग काम करते हैं। अब देखो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये होता है आपका डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, और डेल्टा जी का डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई करके हम लोग लिखते हैं, माइनस एन एफ ई सेल बाय एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। तो ये ऐसे करके हम लोग थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको बहुत ही कम टाइम में हम लोग एक अच्छा रिवीजन कर लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ों के ऊपर क्वेरीज रहेंगे दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी चैप्टर है आप लोगों का क्लास 12 का उसको ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में आएंगे उस न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग इसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर गाइज आप लोग न्यू हो और इस चैनल में आए हो तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।